हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, क्या चल रहा था हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट, राइट। और रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, क्वेश्चंस करवा रहा था, ठीक है। मैंने उसका बैकग्राउंड दे दिया है, पूरा कंसेप्चुअली क्लियर करवा दिया था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवाया था। आज मैं क्या करने वाला हूँ, नया क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। इस नया क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस नए क्वेश्चन में होने क्या वाला है। प्रीवियसली मैंने बताया था कि हम लोग रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सर, टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड, कितने पीरियड के लिए, कितने दिनों के लिए अपने सामान को हम लोग उधार में बेचे। डेटर को जो क्रेडिट पीरियड हम लोग अलाउ कर रहे हैं ना, वो कितने पीरियड के लिए अलाउ करें। दैट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टडीइंग द चैप्टर रिसीवेबल मैनेजमेंट, राइट। नाउ अब क्या करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैं अभी लेने वाला हूँ, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ये समझाऊंगा कि कैश डिस्काउंट, एक नया सा एडजस्टमेंट आने वाला है, कैश डिस्काउंट, आखिर उसको लेकर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो हम लोग देखेंगे, राइट। इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस टॉपिक को समझाने के लिए क्वेश्चन लेता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है सीएमए इंस्टीट्यूट के मैथ का, राइट। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, सीएमए इंस्टीट्यूट के मैथ का इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। और मैं बता दूं, अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 समझ जाते हो तो सीएमए इंस्टीट्यूट के मैथ का ही इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी कर पाओगे, राइट। दोनों ही सेम क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपके लिए लाउड रीडिंग कर देता हूं, समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, एक ट्रेडर है, त्रिनाथ ट्रेडर, ठीक है। त्रिनाथ ट्रेडर्स लिमिटेड करेंटली सेल्स ऑन अ टर्म ऑफ नेक्स्ट 30। करंटली वो अपने डेटर्स को 30 डेज के लिए क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, राइट। एंड ऑल द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो करेंटली चल रहा है वो हमारा 35 डेज है। मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, प्लॉट करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप क्या करो, मुझे ऑब्जर्व करो, देखो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे फॉर्मेट तैयारी कर रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ, देन क्वेश्चन को क्या करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। वरना ये वीडियो तो आपके पास है ही, जितनी बार चाहो उतनी बार इस क्वेश्चन को देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 13। आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैं लाउड रीडिंग इसलिए कर ही दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो, मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ। ये रहा मेरा पर्टिकुलर्स, ओके। वी हैव करंट, करंटली हम लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे, और प्रपोज्ड। प्रपोज मतलब एक नया पॉलिसी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, करंटली हम लोग क्या कर रहे थे देखेंगे, और आने वाले पीरियड में हम लोगों का पॉलिसी के हिसाब से क्या होने वाला है चेंजेस वो देखेंगे, राइट। और देखेंगे अगर हम लोग ये पॉलिसी अपनाते हैं, जो प्रपोज्ड पॉलिसी अगर वो अपनाते हैं, कंपनी में अपनाते हैं, कंपनी में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो क्या हमें प्रॉफिट होगा या हमारे जो कंपेरिजन अभी के कंपेरिजन में प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये हमें देखना है और सजेस्ट करना है कंपनी को कि नए पॉलिसी में चलना है या नहीं। ये क्वेश्चन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, समझाने का। देखो, ये मेरा फॉर्मेट यहाँ पे मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा फॉर्मेट रेडी है। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड, राइट। अभी मैं करंटली अपने डेटर्स को 35 डेज का ऑन एन एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउ करता हूँ। क्वेश्चन में कहता है नेट 30, नेट 30 मतलब डेटर्स को कहा जाता है कि भैया आप 30 डेज के अंदर में, 30 दिनों के अंदर में पेमेंट कर देना। लेकिन ऑन एन एवरेज क्या होता है, कोई डेटर लेट से कर देता है, कोई जल्दी कर देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज मुझे 35 डेज लगता है कलेक्शन करने के लिए। यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूँ कलेक्शन पीरियड कितना है, 35 डेज है। और अभी जो पॉलिसी में अडॉप्ट किया हूँ वो पॉलिसी को कहता हूँ नेट 30। नेट 30 यानी कि मैं डेटर्स को 30 डेज में कहता हूँ पेमेंट लाकर दे देना, लेकिन ऑन एन एवरेज 35 डेज में पेमेंट लाकर मुझे देता है, राइट। नाउ ऑल द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस और करेंटली इट सेल्स 5 लाख यूनिट। सेल्स यूनिट में लिख रहा हूँ, करेंटली अभी मैं 5 लाख यूनिट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। देखता हूँ जो प्रपोज्ड पॉलिसी है उसमें क्या होगा। कहता है अभी जो सेल कर रहा हूँ उसका सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज़ पर यूनिट। एसपी पर यूनिट है मेरा 50 रुपीज़ पर यूनिट में मैं सेल करता हूँ, ठीक है। नाउ द वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 75%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो होगा इज इक्वल टू 75% ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। फिर मुझे बोला जा रहा है बैड डेट का जो परसेंटेज है करेंटली 33% है। बैड डेट जो है, बैड डेट करेंटली 3% होता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया था अच्छे तरीके से कि बैड डेट जो होता है 3% जो लिखा हुआ है, ये 3% में अप्लाई करूंगा सेल्स के वैल्यू पे, राइट। और ये सेल्स की वैल्यू पे क्यों अप्लाई करता हूँ बैड डेट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर में जो मेरा पहला वीडियो है आप लोगों को वो देख लेना चाहिए। बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो था, बहुत सारी कंसेप्चुअल बातें मैंने वहाँ पे की है, और आपको ये पता चलेगा कि ये जो बैड डेट का परसेंटेज होता है वो हम लोग सेल्स की वैल्यू पे क्यों अप्लाई करते हैं, राइट। तो आप वो देख लो। मैं यहाँ पे अभी और थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा आपको। तो करेंटली मुझे कहा जा रहा है कि बैड डेट का जो परसेंटेज है वो 3% है, राइट। इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द सेल, हाँ ये काम की चीज़ है। देखो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द सेल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंसिडरिंग टू चेंज द क्रेडिट टर्म फ्रॉम नेट 30 टू 210 नेट 30। अभी मैं कौन सा पॉलिसी अपनाया हूँ,
नेट 30, राइट। और मैनेजमेंट का मानना है कि अगर वो अपना सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, कंपनी की अगर सेल को इंक्रीज करना चाहती है तो नया पॉलिसी में जाएगी। और नया पॉलिसी क्या पता है, 210 नेट 30। इसका क्या मतलब होता है, ओहो ये क्या हो गया, मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूँ। 210 नेट 30 इसका क्या मतलब होता है, मैं थोड़ी देर में आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे इस 210 नेट 30 का क्या मतलब होता है, ठीक है। एंड देखो प्रपोज पॉलिसी में और क्या क्या चेंजेस होगा। ड्यू टू द चेंज इन पॉलिसी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप बाय 10%। सेल में मेरा 10% राइज होगा, 10% राइज होगा, यानी कि अभी मैं करेंटली कितना यूनिट सेल करता हूँ, 5 लाख यूनिट। तो अगर मेरा 10% से सेल बढ़ जाएगा तो मैं कितना यूनिट सेल करूंगा, सिंपल 5,50,000 यूनिट, राइट। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हाँ, sales are expected to grow by 10% and bad debt loss on additional sale will be 5%। जो additional sale हुआ ना, ये 50,000 additional sale है, राइट। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, 5 लाख यूनिट तो मैं नॉर्मली करेंटली सेल कर रहा था, 50,000 से मेरा सेल का यूनिट बढ़ जाएगा। और इस पे बोलता है ये जो एक्स्ट्रा सेल हुआ ना, इस पे मेरा बैड डेट का जो परसेंटेज होगा वो होगा कितना मालूम, वो होगा मेरा 5%, ठीक है। तो भैया इस पे कितना बैड डेट होगा, होगा क्या, क्वेश्चन कहता है कि हाँ उस पे जो बैड डेट जितना होता था उतना ही होगा। कितना बैड डेट होता था, 3%। तो मतलब इस 5 लाख पे 3% बैड डेट हो जाएगा। और ये जो 50,000 यूनिट मैंने जो एडिशनली सेल करना है उस पर 5% बैड डेट हो जाएगा, राइट। बैड डेट हो जाएगा मतलब इतना पैसा मुझे मिलेगा नहीं, राइट, मेरे लिए लॉस है वो। हाँ, 40% कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू अवेल द डिस्काउंट एंड पे ऑन द 10th डे। 40% कस्टमर प्रपोज्ड पॉलिसी में, आने वाली पॉलिसी के हिसाब से 40% कस्टमर, मेरा एस्टिमेशन है कि कैश डिस्काउंट अवेल करेंगे, ठीक है। 40% कस्टमर मेरा यहाँ पे कैश डिस्काउंट अवेल करेंगे। क्या एडजस्टमेंट होगा वो मैं इसकी सहायता से बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर मुझे कहता है द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल इन द न्यू पॉलिसी विल बी 34 डेज। यहाँ पे मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना था, 35 डेज, यहाँ पे होगा 34 डेज। लो, उन्होंने अपना जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो घटा दिया, 34 डेज यहाँ पे कर दिया है, ऑलराइट। नाउ द कंपनी रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। कंपनी जो फंड इन्वेस्ट कर रही है, डेटर के अंदर में फंड इन्वेस्ट कर रही है, उस पर वो कंपनी 20% रिटर्न कमाना चाहती है, राइट। 20% रिटर्न कमाना चाहती है। एंड क्वेश्चन मुझे कहता है कि जितने भी टैक्सेस है उनको इग्नोर करो और मुझे ये बताओ कि जो नया पॉलिसी है, जो प्रपोज्ड पॉलिसी है, उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन कंप्लीट। अब सॉल्यूशन देखेंगे, राइट, बड़ा ही मजा आने वाला है, बस देखते चलो। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन को मैंने पूरा यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ है ना, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। देखो मेरा को बोला जा रहा है कि करेंटली मैं 5 लाख यूनिट सेल करता हूँ, राइट, और मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50। तो टोटल सेल मेरा कितने का हो जाएगा पता है, सेल की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बैड डेट जो करेंटली मेरा हो रहा है वो 3% हो रहा है, ओके। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेल्स कितना होगा, 5 लाख यूनिट, ओके, इंटू 50, इट गिव्स मी 2 crores एंड 50 लाख रुपीज, ओके। इतने का मेरा करेंटली सेल होगा। प्रपोज पॉलिसी में मेरा कितना का सेल हो जाएगा, 5 लाख प्लस 50,000, 5,50,000, ठीक है। 5,50,000 यूनिट्स में सेल करूंगा, ओके। एंड उसको मैं सेल करूंगा कितने पे, 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। तो वो मुझे देगा 2 crores एंड 75 लाख रुपीज का सेल वैल्यू। मेरी वैल्यू कितनी होगी, सेल की वैल्यू 2 crores एंड 75 लाख, ओके। ये मेरा हुआ। अब इसमें से मैं लेस करता हूँ वेरिएबल कॉस्ट विच वाज 75% ऑफ सेल्स। जितना भी सेल्स होता है उसका 75% मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो मैंने क्या किया, 2 crores एंड 50 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 75% से, गिफ्ट मी 1 crore एंड 87 लाख 50,000। इतना मेरा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होगा। एंड यहाँ पे मैं 75% अप्लाई कर दूं तो यहाँ मेरा आ जाता है 2 crores 6 लाख एंड 25,000, ओके। ये मैंने क्या किया, सेल से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया, तो क्या आएगा बता दो, कंट्रीब्यूशन, इजंट इट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना आएगा, 25% ऑन सेल आएगा कि नहीं, 25% ऑन सेल आएगा। तो मैं सीधा इस पर 25% मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा आ गया 62 लाख एंड 50,000 रुपीज। 62 लाख एंड 50,000 रुपीज मेरा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन करंट पीरियड में, करंट पॉलिसी के हिसाब से। एंड प्रपोज पॉलिसी के हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 crores and 75 lakh multiplied by 25%, 68 lakh and 75,000, okay।
तो दिस वाज माय कंट्रीब्यूशन करंट पीरियड में एंड प्रपोज्ड पीरियड में। अब इससे मैं लेस करना स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे सारे एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मुझे लेस करना चाहिए था फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड ओवरहेड, लेकिन क्वेश्चन में मुझे फिक्स्ड ओवरहेड नहीं दिया गया है तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड लेस नहीं कर रहा हूँ। उसके जगह पे और कुछ एक्सपेंडिचर है। पहला एक्सपेंडिचर जो है वो है मेरा बैड डेट, राइट, बैड डेट है। करंट पीरियड में बोला गया कि 3% बैड डेट हो जाएगा। 3% ऑफ व्हाट? सेल वैल्यू। 3% ऑफ सेल वैल्यू मेरा बैड डेट हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या बोला, 2 करोड़ एंड 50 लाख इंटू 3% करने से 7,50,000 रुपीज, 7,50,000 रुपीज का मेरा बैड डेट हो जाएगा करंट पीरियड में। प्रपोज्ड पीरियड में मेरा बैड डेट कितना होगा, देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे बोला गया था कि जो एडिशनल सेल होगा ना उस पर 5% बैड डेट होगा। तो मैं बोला 50,000 यूनिट में एडिशनली सेल कर रहा हूँ। देखो मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, 50,000 यूनिट सेल करूंगा 50 रुपीज़ के हिसाब से, और इस पर मेरा 5% बैड डेट होगा, राइट। प्लस यहाँ पे जितना मेरा लॉस होता था बैड डेट का वही लॉस यहाँ पे भी होगा, क्योंकि बोला गया ना कि पहले जितना लॉस होता था बैड डेट का वो तो होगा, एडिशनली जो तुम सेल कर रहे हो उस पर 5% बैड डेट हो जाएगा। तो ये मैं 7,50,000 यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ, क्योंकि जितना लॉस होता था बैड डेट का उतना लॉस अभी भी होगा, और ये नया लॉस होगा बैड डेट का। टोटल लॉस कितना हो जाता है, 250 इंटू 5%, ये 1,25,000 प्लस 7,50,000, 8,75,000, राइट। 8,75,000 रुपीज़ का मेरा बैड डेट हो जाएगा इन द प्रपोज्ड पीरियड। माय गुडनेस, बैड डेट का लॉस तो बढ़ गया। ठीक है, देखते हैं, देखेंगे। अभी डिसीजन नहीं ले सकते कि अच्छा है या नहीं पॉलिसी, बाद में डिसीजन लेंगे। देखो बैड डेट तो गया, और कुछ एक्सपेंडिचर है क्या? हाँ सर था ना, क्या था? कैश डिस्काउंट। यही तो मुझे समझाना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये जो 210 नेट 30 है और ये जो नेट 30 है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ, ये जो 210 नेट 30 है इसका मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है ना, कई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर में हम लोग चाहते हैं ये आइडेंटिफाई करना कि कितने दिनों के लिए अपने डेटर्स को उधार में सामान बेचे, राइट। लेकिन यार एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, उसका मेन माइंड में अगर माइंडसेट देखो ना, तो वो क्या चाहता होगा ना कि जितने जल्दी से जल्दी मुझे पैसे मिल जाए मेरे कस्टमर के हाथ से, कस्टमर के पास से जितना जल्दी से जल्दी मुझे पैसा रिकवर हो जाए उतना बेटर है। कोई भी यही चाहेगा। मैं अगर आपको उधार देता हूँ 100 रुपये, तो मैं क्या चाहूँगा, मनी मन तो यही चाहूँगा ना कि भाई सामने वाला पार्टी मुझे जल्दी से जल्दी पैसे लौटा दे, क्योंकि पैसे की वैल्यू है ना यार। अगर आप पैसे लौटा देते हो तो वो पैसे कहीं पे और लगाऊंगा, ज़्यादा रिटर्न कमा पाऊंगा, राइट। तो इसलिए कस्टमर, इसलिए जो कंपनी होती है, इसका जो बिजनेस होता है, वो चाहता है कि पैसे उसे जल्दी मिल जाए। तो इस चीज़ को लागू करने के लिए, इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करता है ना, वो एक इंड्यूसमेंट लाता है। वो क्या लाता है? इंड्यूसमेंट, एक तरीके से डिस्काउंट लाता है। इस 210 नेट 30 का मतलब होता है, 210 नेट 30 का मतलब होता है कि अगर मेरा डेटर, अगर मेरा जो कस्टमर मुझे 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देता है, तो मैं वो पहले दिन पेमेंट कर दे, दूसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन या 10वें दिन में पेमेंट करे। अगर वो 10वें दिन में पेमेंट कर देता है, 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देता है, तो मुझे सेल का 2% कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा, राइट। सेल का 2% कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा। ये इसका मतलब होता है 210 का मतलब होता है कि अगर 10 दिन में मेरा कस्टमर मुझे पैसे लाकर दे दे तो मैं उसे 2% कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा। और नेट 30 का मतलब हो जाता है कि ऑन एन एवरेज तुमको 30 डेज के अंदर में पेमेंट करना है। सुन डेटर, तू सामान लेकर जा रहा है ना, 30 डेज के अंदर में पैसे लाकर दे देना। सिंपल बात है, पैसे लाकर दे देना 30 डेज के अंदर में। लेकिन मुझे पता है कि डेटर कभी कदार लेट वेट कर देता है, इसलिए मैंने जो अपना कलेक्शन पीरियड रखा है ऑन एन एवरेज 34 डेज का रखा है, राइट। तो अगर ये 34 डेज नहीं होता तो मैं इसे अलग तरीके से कैलकुलेट करता, बट इस क्वेश्चन में वैसे हमारे को दरकार नहीं है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 210 का मतलब हो जाता है कि 10 दिन में अगर हमारा डेटर हमें को पैसे ला कर दे देता है, पैसे रिटर्न कर देता है, तो मैं उसे 2% डिस्काउंट अलाउ करूंगा। अब मैं मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि 40% जो हमारा सेल होगा प्रपोज्ड पीरियड में, बजटेड पीरियड में, जो 40% जो हमारा सेल होगा ना, वो उसमें से जो कस्टमर होंगे 40% कस्टमर हमारा क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट अवेल करने की कोशिश करेंगे। मैंने 100% सेल किया, राइट। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने सेल कितना किया था प्रपोज पीरियड में, अब देखो 2 करोड़ एंड 75 लाख, राइट। 2 करोड़ एंड 75 लाख का मैंने सेल किया है। इसमें से क्या होगा ना, दो पार्ट हो गए, 40% 60% कर दो। 40% क्या करेगा, कैश डिस्काउंट अवेल करेगा, राइट। 60% कोई भी कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। मतलब जो 60% जो पब्लिक है, 60% जो कस्टमर है, वो कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करना चाहते। लेकिन जो 40% कस्टमर है, वो जिनको मैंने सामान उधार में बेचा है, वो 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देते हैं, तो मुझे उनको 2% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब ये 2% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा मतलब क्या, मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, मैं यहाँ से लेस करूँगा, लेकिन वो 2% जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो डिस्काउंट की वैल्यू क्या है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्काउंट कुछ है क्या? नहीं सर, यहाँ तो कुछ डिस्काउंट नहीं होगा, यहाँ डिस्काउंट होगा।
तो पहले मैं 40% सेल तो निकाल लूँ, जिस सेल पे मुझे डिस्काउंट देना है पहले वो सेल तो निकाल लूँ। 40% सेल पे मेरे को डिस्काउंट देना, तो 2,75,00,000 का, ठीक है, 40% अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये मेरा आ जाता है, हाँ, 1,10,00,000, 1,10,00,000 मेरा आ जाता है क्या, डिस्काउंटेड, मतलब ये सेल जिस पे मुझे डिस्काउंट अलाउ करना है, इस पे कितना डिस्काउंट अलाउ करूंगा, 2%, इसका 2% मैं निकालता हूँ 2,20,000 रुपया, 2,20,000 पे मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं देना है, लेकिन 40% सेल पे मुझे 2,20,000 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रपोज पीरियड में 2,20,000 रुपये का डिस्काउंट लिख देता हूँ। सर आपने प्रपोज पीरियड में 2,20,000 रुपये का डिस्काउंट देना है, यहाँ लिख दिया। करंट पीरियड में कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे क्या, नहीं सर, करंट पीरियड में कहाँ डिस्काउंट दे रहा, आप देखो पॉलिसी में हमारा है क्या, कोई ऐसा है 110 नेट 30 210 नेट 30 है क्या, नहीं है सर। हम लोग करंट पीरियड में क्वेश्चन मुझे कहता है कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, हमारे करंट पॉलिसी में कोई भी तरह का डिस्काउंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नील लिख दूंगा, नील लिख दूंगा। अभी डिस्काउंट अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन प्रपोज पॉलिसी में मैं 2,20,000 का डिस्काउंट देने वाला हूँ। आप समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर कोई तरह का डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9556729726 के ऊपर, ठीक है। तो और ये मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, इसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको डाउट होता है तो। लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हमारा डिस्काउंट निकल गया, बैड डेट निकल गया। अब जो लास्ट एक्सपेंडिचर मुझे यहाँ से माइनस करना है वो क्या माइनस करना है पता है, इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर लो, या इसे हम लोग कभी कई बार बोलते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोल दिया, कई बार इसे इंटरेस्ट कॉस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट कब बोलेंगे, जब हम लोग बाहर से पैसे लाकर अपने डेटर को फाइनेंस करते हैं, अपने डेटर्स को फाइनेंस करने के लिए जो पैसे लगते हैं, अगर वो बाहर से लेके आए तो बाहर वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे ना कि जितना इंटरेस्ट मुझे बाहर वाले को देना, तो कम से कम अपने डेटर पे उतना इंटरेस्ट तो मैं कमा लूँ, तभी तो बाहर वालों को दे पाऊंगा। तो वो माइनस कर सकते हो। अगर ये आपका खुद का पैसा था तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करोगे। इसलिए आप चाहोगे कि अगर ये पैसे जो मैं डेटर्स में लगा रहा हूँ, अगर डेटर्स में नहीं लगाता, ये पैसे मैं कहीं और इन्वेस्ट कर देता तो मिनिमम 20% कमाता। क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। इस 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि ये पैसे अगर आप बाहर में कहीं लगाते, खुद के पैसे हैं, कंपनी के खुद के पैसे हैं, अगर बाहर कहीं लगाता तो 20% रिटर्न कमाता। लेकिन अगर वो पैसे मैं बाहर नहीं लगा रहा हूँ, अपने डेटर्स को फाइनेंस कर रहा हूँ, तो मेरा पैसे डेटर्स में फंस रहना नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस तो नहीं सहूंगा ना। मैं क्या करूँगा, अपने डेटर्स पे वो 20% कमाने की कोशिश करूँगा, शायद 20% रिकवर करने की कोशिश करूँगा। तो वो 20% कितना होगा वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, करेंट पीरियड में भी और प्रपोज पीरियड में भी, ठीक है। देखो आइए फ्रेंड्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ नोट नंबर 1 में, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 में सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर्स। डेटर्स में आपका कितना फंड इन्वेस्ट हुआ है वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ करंट और प्रपोज्ड। करंट पीरियड में देखता हूँ मेरे डेटर्स में कितना पैसा मेरा फंसा है, और प्रपोज पीरियड में भी देखूंगा मेरे डेटर्स में कितना पैसा मेरा फंसा है, राइट। तो देखो यार, सबसे पहली बात, मेरा करेंटली सेल कितना हो रहा था, करेंटली मैं सेल कर रहा था 2,50,00,000 रुपीज़ का, आप देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे प्रपोज पीरियड में मैं कितना सेल कर रहा हूँ, 2,75,00,000 का सेल कर रहा हूँ, ओके। अब मुझे एक बात बताना कि यहाँ पे जो 2,50,00,000 में सेल कर रहा हूँ, ओके ओके, तो ये 2,50,00,000 में कितने दिनों में सेल किया हूँ, पूरे साल भर में सेल किया हूँ ना, नहीं। तो 2,50,00,000 में जो सेल किया हूँ, ठीक है, ये पूरा कितने दिनों में सेल किया हूँ। लेट से मेरा ईयर जो है 360 डेज का है, ऐसा तो 365 डेज का होता है, मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन स्मूथ होगा करके, ठीक है। कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि मेरा जो पूरा साल है वो 360 डेज का है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मेरा साल अगर 360 डेज का है और 2,50,00,000 अगर मैं पूरे साल भर में सेल करता हूँ, 360 से डिवाइड कर देता हूँ तो एक दिन का सेल आ गया ना, नहीं। अगर इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ करंट का क्रेडिट पीरियड से 35 से, तो मुझे पता चल जाएगा फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर्स, मतलब मेरे डेटर्स में कितना पैसा अटका है, ऑन एन एवरेज कितना पैसा फंसा हुआ रहता है, वो मुझे पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2,50,00,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 35 करने से मुझे पता चल गया 24,30,555 रुपीज़, इतना पैसा ऑन एन एवरेज पूरे साल भर मेरा फंसा हुआ रहता है। आपको अगर ये लग रहा होगा कि अरे यार 35 डेज के लिए पैसा फंसा हुआ रहता है, तो जी नहीं, ये पैसा साल भर के लिए फंसा हुआ रहता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ साल भर के लिए फंसा रहता है, ये ध्यान से सुनना। क्या होता है ना, देखो
24,30,555 24,30,555 साल भर क्यों फंसा रहता है? देखो, आप कस्टमर हो, मेरा दुकान है, आप आए मेरे पास 24,30,555 का सामान लेके उधार पे चले गए। आप पैसा कितने दिन के बाद ला कर दोगे? 35 डेज के बाद ला कर दोगे, राइट? 35 डेज के बाद आप पैसा ला कर मुझे दोगे, ठीक है। 35 डेज के बाद जब पैसा ला कर दोगे, आपका भी बिजनेस है, फिर से पुराना वाला हिसाब क्लियर करके फिर से 35 डेज के लिए उतने का ही सामान आप उधार पे लेके चले आओगे। फिर से आओगे 35 डेज के बाद मुझे 24,30,555 रुपीज़ दोगे, फिर से आप उतने का सामान उधार पे लेके चले जाओगे, फिर 35 डेज के पास आओगे। तो ये क्या हो रहा है? आप पैसे क्लियर कर रहे हो, फिर उतने का सामान लेकर चले जा रहे हो, फिर पैसे क्लियर कर रहे हो, फिर उतने का सामान लेकर चले जा रहे हो। तो ऑन एन एवरेज साल भर मेरा कितना पैसा डेटर में अटका हुआ रहता है, ठीक है? वो कितना होता है? 24,30,555 रुपीज़ मेरा साल भर डेटर्स में अटका हुआ रहता है। और यहाँ पे मुझे पता करना है कि मेरा फंड कितना इन्वेस्ट करता है डेटर्स में। तो मैं निकाल देता हूँ 2,75,00,000 डिवाइड बाई 360, ये पर डे का सेल आ गया। इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड विच इज 34 इन द प्रपोज पॉलिसी, ठीक है? ये मुझे देता है 2,75,00,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 34, ये आ गया मेरा 25,97,222 रुपीज़। ओके, इतना मुझे फंड चाहिए अपने डेटर को फाइनेंस करने के लिए। इस पर रिटर्न कितना कमाओगे? 20%। ये 20% पर एनम था, राइट? 20% पर एनम था, तो ये 20% आप किस पे अप्लाई करोगे? इस पे अप्लाई करोगे। आप बोलोगे सर ये 20% पर एनम कमा रहे हो। हाँ, ये पैसा भी तो पूरे साल भर फंसा है ना, इसलिए परसेंटेज को डायरेक्टली इस पे अप्लाई मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अप्लाई किया, कितना आ गया? ये यहाँ मेरा आ जाता है 5,19,444 रुपीज़। इतना रिटर्न चाहिए मुझे प्रपोज पॉलिसी में। करंट पॉलिसी में मुझे कितना रिटर्न चाहिए होता है? 4,86,111। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि सेल बढ़ रहा है तो मेरा फंड इन्वेस्टेड भी बढ़ रहा है ना, तो मुझे तो रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए होगा। देख रहे हो, रिटर्न बढ़ रहा है। आयो लिखते हैं यहाँ पे, जो करंट पीरियड में मुझे रिटर्न कितना चाहिए? सर 4,86,111 एंड प्रपोज पॉलिसी में मुझे रिटर्न चाहिए 5,19,444 रुपीज़, राइट? इतने के बाद मुझे क्या आ गया पता है? ये मुझे देगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट? EBT अर्निंग बिफोर टैक्स मेरा आ गया। देखो वो कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन से ये सारे एक्सपेंडिचर को लेस कर देता हूँ, राइट? देखो कंट्रीब्यूशन था 62,50,000, इससे माइनस किया मैंने 7,50,000, फिर माइनस किया 4,86,111, ये मेरा आ गया 50,13,889 रुपीज़। 50,13,889 रुपीज़, ये मेरा क्या आ गया? करंट पीरियड में मेरा इतना EBT आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। एंड प्रपोज पॉलिसी में मेरा कितना आएगा EBT? वो मुझे कंट्रीब्यूशन से लेस करके पता चलेगा 68,75,000, राइट? माइनस कर देता हूँ 2,20,000, माइनस कर देता हूँ 8,75,000, माइनस कर देता हूँ 5,19,444 जो मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न था, 19,444, ठीक है? गिव्स मी 52,60,556 रुपीज़, राइट? तो मुझे देखो करंट पीरियड में मैं 50,13,889 रुपीज़ कमाता हूँ, ठीक है? EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। और प्रपोज पॉलिसी में मैं कितना कमाऊंगा? 52,60,556। बढ़ तो गया, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ इंक्रीमेंटल EBT मुझे कितना आया। इससे मैं क्या करता हूँ, लेस कर देता हूँ करंट EBT। करंट EBT में लेस कर देता हूँ यहाँ से। कितना करंट EBT है? 50,13,889 रुपीज़, राइट? तो देखो मेरा जो इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल EBT वो मेरा कितना आएगा? ये मैं लेस करता हूँ 50,13,880, 50,13,889 माइनस 52,60,556, ये मेरा आ गया 2,46,667। 2,46,667 से मेरा क्या होता है? EBT बढ़ जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स बढ़ जाता है, राइट? तो क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा है कि बताओ क्या करंट पॉलिसी हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल इंप्लीमेंट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो भैया रिटर्न बढ़ रहा है। करंट पॉलिसी में मुझे रिटर्न मिल रहा था इतना, मुझे मेरा EBT इतना आ रहा था। अब अगर प्रपोज पॉलिसी के हिसाब से चलूँ तो मेरा EBT इतने से बढ़ जाएगा, तो ज़रूर मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स बढ़ गया, तो मुझे करंट पॉलिसी को छोड़कर प्रपोज पॉलिसी में चलना चाहिए, राइट? यही क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा कोई क्वेश्चन, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है? कंसेप्चुअली क्लियर रहा करो, ठीक है? और कोई भी तरह का डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा, ठीक है? कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो, राइट? ओके देन, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट करना मत भूलना, जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। ओके, टिल देन बाय बाय।